ठीक है, तो अब हम 1970 और 80 के दशक के उस दौर पर बात करेंगे जिसे एंग्री यंग मैन का दौर कहा जाता है। जब हम इस दौर की फिल्मों के बारे में सोचते हैं ना, तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। एक नौजवान है जो इंडस्ट्रियल बॉम्बे की भीड़ में मतलब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। पर ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, है ना। ये तो जैसे पूरे देश के उन युवाओं की कहानी थी जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ रहे थे। बिल्कुल। और उस समय के सोशियो इकोनॉमिक माहौल को समझे बिना हम इस सिनेमा को समझ ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, देश एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा था। मतलब निराशा थी, इमरजेंसी का दौर था, बेरोजगारी तो बिल्कुल चरम पर थी और लोगों का ना सिस्टम पर से भरोसा उठ रहा था। तो ऐसे में सिनेमा ने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला पकड़ लिया। कौन सा? रैग्स टू रिचेस की कहानियां। यानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। अरे तो ये आज भी कितना रिलेटेबल है ना। जब हम किसी रियलिटी शो में किसी छोटे से गांव के लड़के को जीतते देखते हैं तो लगता है कि हमारी जीत है। उस दौर में सिनेमा यही काम कर रहा था, बड़े पर्दे पर। हाँ, पर ये सिर्फ एक मीठा सपना नहीं था। ये उस गुस्से को आवाज दे रहा था जो लोगों के अंदर दबा हुआ था। मतलब एक तरह का कैथारसिस। बिल्कुल। जब पर्दे पे हीरो सिस्टम से लड़ता था, उस भ्रष्ट नेता या पुलिस वाले को अपने हाथों से सजा देता था, तो थिएटर में बैठा आम आदमी ताली बजाता था। वो तालियां सिर्फ हीरो के लिए नहीं थी, वो उस आदमी के अपने दबे हुए गुस्से के एक निकास थी। उसे लगता था कि कोई तो है जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और जब हम इस दौर की बात करते हैं तो उस आवाज का एक ही चेहरा सामने आता है, अमिताभ बच्चन। हाँ। क्या ये कहना ठीक होगा कि एंग्री यंग मैन की पहचान किसी विचारधारा से ज्यादा एक एक्टर से जुड़ गई थी? मतलब क्या बच्चन के बिना ये दौर ऐसा होता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि बच्चन उस दौर की जरूरत थे। वो दौर मतलब एक दूसरे के लिए ही बने थे। अच्छा। उनका जो पर्सोना था, वो लंबा कद, वो गहरी आवाज और सबसे जरूरी उनकी आंखों में वो एक अजीब सा गुस्सा और ठहराव का मेल। हाँ। वो इस वक्त के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से सीधे जुड़ गया। उनसे पहले के हीरो रोमांटिक थे, चॉकलेटी थे। बच्चन ने उस इमेज को तोड़ा। वो एक ऐसे हीरो थे जो परफेक्ट नहीं था। बिल्कुल। जो मुस्कुराने से ज्यादा घूरता था, जिसके अंदर गुस्सा था, जो बदला लेना चाहता था। और यही बात उन्हें लोगों के करीब ले आई। उनकी कुछ सबसे सफल फिल्मों को देखें, जैसे जंजीर, दीवार, अग्निपथ। हाँ। इन सब में वो एक ऐसा किरदार निभा रही हैं जो कानून को या तो चुनौती दे रहा है या फिर उसे अपने हाथ में ले रहा है। दीवार का वो मशहूर सीन, मेरे पास माँ है। हाँ, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? और जवाब, मेरे पास माँ है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं थे, ये इस दौर के दो रास्तों का चुनाव था। बिल्कुल। एक सही लंबा रास्ता और एक गलत शॉर्टकट वाला रास्ता। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ किसी गुंडे या विलन से नहीं थी। और किससे थी? ये करप्ट पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ एक अकेले आदमी की जंग थी। विलन कोई एक इंसान नहीं था, वो उस पूरे सड़े गले सिस्टम का चेहरा था। तो एक तरफ तो सिनेमा समाज का इतना गुस्से वाला आईना बन रहा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी दौर में दर्शक यथार्थ से बिल्कुल दूर शुद्ध फैंटेसी की दुनिया में भी उतना ही डूब रहे थे। हाँ, डर की दुनिया में। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि दर्शक एक ही समय में इन दोनों दुनियाओं में जी रहे थे? अजीब लगता है, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब असल जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव होता है ना, तो इंसान को एक एस्केप चाहिए होता है। सही बात है। एक रास्ता था गुस्से को पर्दे पर देखकर राहत पाना, और दूसरा था एक ऐसी दुनिया में खो जाना जिसका असलियत से कोई लेना देना ना हो। और यहीं पर रामसे ब्रदर्स ने एंट्री ली। हाँ, हॉरर फिल्मों के साथ। हाँ, उन्होंने एक ऐसे जॉनर को हाथ लगाया जिसे मेनस्ट्रीम सिनेमा क्लास वाला नहीं मानता था। 2 गज जमीन के नीचे जैसी फिल्मों ने तो एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया था। बिल्कुल। ये वो फिल्में थी जिन्हें शायद बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी अपनी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। तो क्या था इनका फॉर्मूला? रामसे ब्रदर्स का एक सेट फॉर्मूला था। एक सुनसान हवेली, कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां, एक पुराना राज, रबर का मास्क पहना एक शैतान, और हॉरर के साथ थोड़ा इरोटिसिज्म का तड़का। ये फिल्में बहुत कम बजट में बनती थीं और छोटे शहरों, सिंगल स्क्रीन थिएटरों में जबरदस्त पैसा कमाती थीं। यहीं पर बी ग्रेड शब्द आया है ना? हाँ, सेंसर बोर्ड ने इन फिल्मों के लिए बी ग्रेड शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। ये बॉलीवुड का एक समानांतर यूनिवर्स था। एक तरफ मल्टीप्लेक्स में यश चोपड़ा की फिल्में चल रही हैं, और दूसरी तरफ किसी छोटे शहर के मॉर्निंग शो में रामसे ब्रदर्स की डरावनी फिल्म हाउसफुल जारी है। बिल्कुल। ये कमाल का विरोधाभास है। और स्पेक्ट्रम का दूसरा सिरा तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ ये डरावनी और कामुक फिल्में, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से भक्ति में डूबी फिल्में। हाँ,
एक ही दर्शक जो सोमवार को अमिताभ बच्चन को सिस्टम से लड़ता देख रहा है, वो शुक्रवार को जय संतोषी माँ देख के आंसू बहा रहा है। ये दिखाता है कि समाज एक ही समय पर गुस्से से, डर से और उम्मीद से, तीनों से जूझ रहा था। सिनेमा बस उसे अलग अलग आईने दिखा रहा था। और धार्मिक फिल्मों की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। बिल्कुल। जय संतोषी माँ वो तो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी। बहुत कम बजट में बनी फिल्म थी, कोई बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने सुना है कि लोग सिनेमा हॉल के अंदर चप्पलें उतार कर जाते थे। हाँ, चप्पलें उतारते थे, पर्दे पर पैसे और फूल चढ़ाते थे। मतलब थिएटर एक मंदिर बन जाता था। एक फिल्म का समाज पर इतना गहरा असर। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया था। कई घरों में महिलाओं ने संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया, खट्टा खाना छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि जब असल जिंदगी की मुश्किलें बढ़ती हैं और सिस्टम पर से भरोसा उठता है, तो लोग आस्था में, चमत्कार में एक सहारा ढूंढते हैं। सिनेमा उस आस्था को एक विजुअल रूप दे रहा था। तो हमारे पास गुस्सा है, डर वाला एस्केपिज्म है और भक्ति वाली उम्मीद भी है। क्या कोई ऐसी फिल्म थी उस दौर में जिसने इन सब को मिलाने की कोशिश की हो, जो इन सब दायरों से बड़ी हो? बिल्कुल थी, और उस फिल्म का नाम है शोले। शोले? इसके बिना 70 के दशक की बात ही अधूरी है। वो ना तो पूरी तरह एंग्री यंग मैन फिल्म थी, ना हॉरर, ना धार्मिक। वो इन सब से ऊपर थी। वो एक मसाला एंटरटेनर का महाकाव्य थी। बिल्कुल, और तकनीकी रूप से भी वो एक बहुत बड़ी छलांग थी। 70 mm स्केल पर बनी पहली फिल्म। आज के दर्शकों को इसका मतलब समझाने के लिए शायद ये कहना ठीक होगा कि ये उस जमाने का आईमैक्स एक्सपीरियंस था। एकदम सही एनालॉजी है। वो बड़ा पर्दा, वो ग्रैंड विजुअल्स, वो स्टीरियोफोनिक साउंड। रामगढ़ के वो चट्टानी पहाड़ 70 mm पर एक अलग ही दुनिया रचते थे। पर मैंने सुना है कि शुरुआत में ये फिल्म चली नहीं थी। हाँ, दिलचस्प बात यही है। जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले कुछ हफ्तों तक इसका रिस्पांस बहुत ठंडा था। क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया था, लोगों को लगा ये फ्लॉप हो जाएगी। सच में? ये तो पता ही नहीं था। फिर ये इतनी बड़ी हिट कैसे बन गई? वर्ड ऑफ माउथ से। धीरे धीरे लोगों ने फिल्म की बातें करनी शुरू की, खासकर उसके डायलॉग्स और गब्बर सिंह। हाँ, गब्बर सिंह। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। ये फिल्म मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल तक लगातार चली। 5 साल? हाँ, और इसका श्रेय जाता है लेखक जोड़ी सलीम जावेद को। उन्होंने कहानी कहने का तरीका ही बदल दिया। उनके डायलॉग्स तो आज भी, मतलब लगभग 50 साल बाद भी, हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा है। कितने आदमी थे, जो डर गया समझो मर गया। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, आज भी मीम्स में, स्टैंड अप कॉमेडी में ये लाइनें सुनने को मिल जाती हैं। ये कमाल है। ये बेहतरीन लेखन की ताकत है। और लेखन की बात चली है तो उस दौर में एक और बहुत ही अनोखा प्रयोग हुआ था, जिसका जिक्र है कैफी आजमी साहब का। हाँ, ये तो सिनेमा के इतिहास का एक बहुत ही साहसिक और खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था? कैफी आजमी ने एक पूरी फिल्म तुकबंदी वाले गीतों में, यानी राइमिंग लिरिक्स में लिखी थी। उस फिल्म का नाम था हीर रांझा। पूरी फिल्म, मतलब कहानी, डायलॉग, सब कुछ शायरी में। जी, सोचकर देखिए, हर किरदार कविता में बात कर रहा है। जी। ये पंजाब की मशहूर लोक कथा पर आधारित थी। आज के दौर में तो कोई फिल्म मेकर ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस दौर में भाषा, साहित्य और कला को लेकर कितनी गहराई थी। लोग सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसे कहने के तरीके को भी महत्व देते थे। तो कुल मिला के 70-80 का ये दशक बॉलीवुड के लिए एक तूफानी दशक था। एक जबरदस्त मिश्रण, जिसमें गुस्सा भी था, पलायनवाद भी था, भक्ति भी थी और कहानी कहने की शानदार कला भी। हाँ, एक तरफ एक हीरो था जो पूरे सिस्टम से अकेला लड़ रहा था, दूसरी तरफ भूत प्रेत थे जो लोगों को अंधेरे थिएटर में डरा रहे थे, और तीसरी तरफ देवी देवता थे जो लोगों को सहारा दे रहे थे। और इसी घालमेल ने, इसी मिश्रण ने मसाला एंटरटेनर का वो टेम्पलेट तैयार किया जो आज भी किसी न किसी रूप में बॉलीवुड में जिंदा है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन सब कुछ सही मात्रा में मिलाया जाता है। बिल्कुल, ताकि हर तरह के दर्शकों को कुछ न कुछ मिल जाए। शोले इसका सबसे बड़ा और सफल उदाहरण थी, और वो फॉर्मूला इतना कामयाब हुआ कि आज तक फिल्म मेकर्स उसे किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम 1980s से 2000 के दौर के हिंदी सिनेमा पर बात करते हैं। एक ऐसा दौर जिसने मतलब आज के बॉलीवुड की पूरी नींव रखी। बिल्कुल, और ये दौर शुरू होता है 70 के दशक की परछाई में। वो जो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला गुस्सा था, जो सिस्टम से लड़ाई थी, 80 का दशक आते आते वो आग थोड़ी ठंडी पड़ने लगी थी। हाँ, लोग शायद थक भी रहे थे उस गुस्से से। वही तो सवाल ये था कि अब सिनेमा कहाँ जाएगा, और जवाब किसी एक डायरेक्शन में नहीं मिला।
बल्कि कई अलग अलग डायरेक्शंस में मिला। हाँ, मतलब एक तरफ तो सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बन रही थीं, जैसे दामिनी या प्रहार। बिल्कुल, जो औरतों के अधिकार या सिस्टम के भ्रष्टाचार पर सीधी चोट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बस रही थी, पारिवारिक ड्रामा और हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्मों की। ये एक तरह का कंफ्यूजन भी दिखाता है ना, कि समाज और फिल्म मेकर्स दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अब कहानी किसकी कही जाए। मैं इसे कंफ्यूजन नहीं कहूंगा, ये एक ट्रांजिशन था। समाज खुद बदल रहा था। 70 के दशक की जो राजनीतिक उथल-पुथल और निराशा थी, उसके बाद लोग शायद सिनेमा में एक एस्केप ढूंढ रहे थे। अच्छा। वो चाहते थे कि 3 घंटे के लिए अपनी परेशानियां भूलकर एक ऐसी दुनिया में खो जाएं जहां सब कुछ अच्छा है, जहां परिवार साथ है, जहां प्यार जीतता है। इसीलिए जहां एक तरफ महेश भट्ट रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष घई जैसे डायरेक्टर ग्रैंड लार्जर देन लाइफ फैमिली एंटरटेनर बना रहे थे। एग्जैक्टली। और इसी दौर ने हमें 3 ऐसे सुपरस्टार्स दिए जिन्होंने उस दशक को अपने कंधों पर उठाया। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और गोविंदा। मतलब नाम लेते ही एक पूरी की पूरी इमेज दिमाग में घूम जाती है। और क्या इमेज थी। तीनों ने एक खास दर्शक वर्ग को पकड़ा। हाँ। अनिल कपूर बन गए टपोरी हीरो। हाँ, सड़क छाप। जिसकी भाषा में मुंबईया पुट है, लेकिन दिल सोने का है। हाँ। तेजाब का मुन्ना याद कीजिए। हाँ बिल्कुल, वो सिस्टम का सताया हुआ है, लेकिन अपने उसूलों के लिए खड़ा होता है। ये किरदार आम नौजवान को अपना लगा। और फिर थे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ का पर्सोना था बड़ा भाई वाला। वो जिम्मेदार हैं, शांत हैं, परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे राम लखन में। बिल्कुल, वो उस दौर की ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज का प्रतीक बन गए। और फिर आते हैं गोविंदा। वो तो एक अलग ही फिनोमेना थे। गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक कल्चरल रिलीज वैल्व थे। समझिए, उस दौर में जब मिडिल क्लास आर्थिक दबाव, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तब गोविंदा और डेविड धवन की फिल्में एक ऐसी दुनिया दिखाती थी जहां कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ मजा था। हाँ, उनकी फिल्मों में कहानी बाद में आती थी। पहले हंसी, डांस और मेलोड्रामा आता था। उनकी नंबर 1 सीरीज की फिल्में एलीट समीक्षकों के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कानपुर, पटना, नागपुर के उस आम आदमी के लिए थीं, जो दिन भर की थकान के बाद बस 2.5 घंटे हंसना चाहता था। उनकी सफलता ये बताती है कि दर्शक हमेशा गंभीर सिनेमा नहीं चाहते। सही बात है, कभी कभी उन्हें बेवकूफी भरी कॉमेडी में भी सुकून मिलता है। तो एक तरफ ये परिवार और कॉमेडी वाले हीरो जनता को पकड़ रहे थे, लेकिन इसी दौर के आखिर में एक और अंडरकरंट चल रहा था, उस दूध के धुले हीरो से एक तरह की थकान का। और इसी थकान ने एक ऐसे सुपरस्टार के लिए दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एंटी हीरो का उदय। अब तक हीरो का मतलब था राम जैसा चरित्र, वो कभी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन फिर आई बाजीगर और डर जैसी फिल्में। इन फिल्मों ने हीरो की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन ये एंटी हीरो का दांव चला कैसे? मतलब एक हीरो जो अपनी गर्लफ्रेंड को छत से धकेल रहा है, दर्शक उससे जुड़ कैसे पाए? ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। ये सिर्फ बोरियत की बात नहीं थी, इसके पीछे गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण था। 80 के दशक के आखिर में आर्थिक अनिश्चितता और भ्रष्टाचार के कारण लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ रहा था। अच्छा। उन्हें लगने लगा था कि सीधे रास्ते से चलकर कुछ नहीं मिलता। ऐसे में एक ऐसा हीरो जो रूल्स तोड़ता है, जो सिस्टम के खिलाफ जाकर अपना बदला लेता है, वो लोगों को ज्यादा एम्पावरिंग लगा। और शाहरुख खान ने ये किरदार निभाया। और कैसे निभाया! उन्होंने बाजीगर और डर में उस किरदार के जुनून और दर्द को इतनी शिद्दत से दिखाया कि दर्शक उसके गलत कामों के बावजूद उसकी वजह को समझने लगे। मतलब वो उस एंटी हीरो में कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन देख रहे थे। बिल्कुल, शाहरुख ने उस विलेन जैसे हीरो को एक बैक स्टोरी दी, एक वजह दी जिससे ऑडियंस एम्पैथाइज कर पाई। ये समाज की सोच में एक बड़ा बदलाव था। और जैसे ही ये बदलाव आया, देश में एक और बड़ा बदलाव आ गया जिसने बॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 1991 में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज था। ये सिर्फ कहानियों का बदलाव नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके, उसके इकोनॉमिक्स का बदलाव था। अचानक विदेशी पैसा इंडस्ट्री में आने लगा। और सैटेलाइट टीवी, वो तो घर घर पहुंच गया। हाँ, पहले सिर्फ दूरदर्शन था, अब ZTV, सोनी, स्टार प्लस जैसे दर्जनों चैनल थे। इसका मतलब था कि अब फिल्म मेकर्स को सिर्फ थिएटर जाने वाली भीड़ के लिए नहीं, बल्कि घर बैठी फैमिली ऑडियंस के लिए भी कंटेंट बनाना था। कंपटीशन बढ़ गया था। और इस कंपटीशन के साथ साथ लोगों की पसंद भी तो बदल रही थी।
नई इकोनॉमिक पॉलिसी ने मिडिल क्लास के मन में एक नई उम्मीद, एक नई एस्पिरेशन जगा दी थी। सही कहा। अब उन्हें 80 के दशक की गरीबी, बेरोजगारी वाली कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अमीर शहरी नौजवानों की कहानियां देखनी थी, स्विट्जरलैंड की वादियां, डिजाइनर कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां। बिल्कुल। और इस बदलती नब्ज को सबसे बेहतरीन तरीके से पकड़ा आदित्य चोपड़ा ने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, वो 90 के दशक के नए भारत का घोषणा पत्र थी। वाह। उसका हीरो राज लंदन में पैदा हुआ है, लेदर जैकेट पहनता है, लेकिन दिल से पूरा देसी है। हाँ, वो अपनी प्रेमिका को भगा कर नहीं ले जाता, बल्कि उसके बाऊजी का दिल जीत कर ले जाना चाहता है। एग्जैक्टली। ये उस दौर के मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट फैंटेसी थी। ग्लोबल बनो, लेकिन अपनी जड़ों, अपने संस्कारों को मत छोड़ो। DDLJ ने उस एस्पिरेशन को एक चेहरा दिया, एक सपना दिया, जिसे हर कोई जीना चाहता था। और इसी सपने को बेचने वाले 3 चेहरे सामने आए, जिन्होंने अगले 2 दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया। खान तिकड़ी, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। हाँ, लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि ये तीनों बड़े स्टार बने, पर तीनों ने बहुत अलग रास्ते चुने। शाहरुख DDLJ के बाद किंग ऑफ रोमांस बन गए, खासकर NRI ऑडियंस के बीच उनकी पकड़ बेमिसाल थी। और आमिर खान अलग सिनेमा की तलाश में थे। वो रंगीला जैसी मसाला फिल्म भी कर रहे थे, तो सरफरोश जैसी गंभीर फिल्म भी। वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे थे। और सलमान का स्टारडम तो एक अलग ही केस स्टडी है, जो एक्टिंग से ज्यादा उनकी भाई वाली पर्सोना पर चला। तो ये तिकड़ी एक जैसी नहीं थी। तीनों ने बहुत चालाकी से अपने अपने दर्शक वर्ग को साधा। सही बात है। और ये बदलाव सिर्फ कहानियों और सितारों तक सीमित नहीं था, टेक्नोलॉजी भी एक बड़ी छलांग लगा रही थी। बहुत बड़ी छलांग। इसी दौर में भारत की पहली 3D फिल्म आई, माय डियर कुट्टी चातन, जिसे हिंदी में छोटा चेतन के नाम से रिलीज किया गया था। हाँ, उस जमाने में 3D चश्मे लगाकर फिल्म देखना एक अजूबे जैसा था। जी। मुझे आज भी याद है, जब स्क्रीन से कोई गेंद या कोई चीज आपकी तरफ आती हुई दिखती थी, हाँ। तो पूरा हॉल एक साथ चिल्ला पड़ता था या पीछे हो जाता था। हाँ। वो सिर्फ फिल्म देखना नहीं था, वो एक सामुदायिक अनुभव था, एक इवेंट था जिसके लिए पूरा परिवार एक साथ थिएटर जाता था। और दूसरा बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था डॉल्बी साउंड सिस्टम का आना। हाँ। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले तो सिनेमा हॉल में आवाज का अनुभव बहुत ही फ्लैट होता था। आप सोचकर देखिए, R.D. बर्मन का वो अमर गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसे पहली बार डॉल्बी साउंड में सुनने का अनुभव क्या रहा होगा। अचानक से म्यूजिक की हर बीट, हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज इतनी साफ सुनाई देने लगी कि लगा जैसे संगीत कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रहा है। वाह। उस दिन बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि सिनेमा सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। बारिश की आवाज, ट्रेन का गुजरना, एक धमाका, सब कुछ इतना रियल लगने लगा। साउंड की क्वालिटी ने फिल्म देखने के पूरे अनुभव को और ज्यादा इमर्सिव बना दिया। तो 90s का दशक खत्म होते होते कहानी, स्टारडम और टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल चुका था, और 2000 के बाद तो इंडस्ट्री और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये 90s के दशक में हुए ग्लोबलाइजेशन का ही अगला लॉजिकल कदम था। गुरिंदर चड्ढा की बेंड इट लाइक बेगम या शिखर कपूर की एलिजाबेथ जैसी फिल्मों ने दिखाया कि भारतीय डायरेक्टर्स अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, बेंड इट लाइक बेगम लंदन में रहने वाली एक पंजाबी लड़की की कहानी थी, लेकिन वो कहानी दुनिया भर की लड़कियों को अपनी लगी। सिनेमा की सरहदें टूट रही थीं। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा बदलाव एक्टर्स की परिभाषा में आया। अब हीरो बनने के लिए सिर्फ कन्वेंशनली गुड लुकिंग होना जरूरी नहीं रहा। इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स ने आकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी चीज टैलेंट है। ये एक बहुत जरूरी और खूबसूरत बदलाव था। दर्शकों का टेस्ट मैच्योर हो रहा था। वो अब सिर्फ स्टार को नहीं, एक्टर को पर्दे पर देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि किरदार असली लगें, उनकी तरह दिखें, उनकी भाषा बोलें। और इसी मैच्योर ऑडियंस के लिए इम्तियाज अली, राजू हिरानी, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स ने एक नई तरह की कहानियां कहनी शुरू की। बिल्कुल। राजू हिरानी ने सोशल मुद्दों को कॉमेडी में लपेटकर पेश किया, बंसाली ने सिनेमा को एक विजुअल स्पेक्टेकल बना दिया, और इम्तियाज अली ने मॉडर्न रिश्तों की उलझनों को पर्दे पर उतारा। हर डायरेक्टर की अपनी एक अलग मजबूत आवाज थी। तो कुल मिलाकर 1980 से 2000 तक का ये दौर एक पुल की तरह था, जिसने 70 के दशक के पुराने बॉलीवुड को आज के नए ग्लोबल और विविध बॉलीवुड से जोड़ा। एक ऐसा दौर जिसने हीरो की परिभाषा बदली,
कहानियों में ग्लोबलाइजेशन का रंग घोला और टेक्नोलॉजी से सिनेमा को और भी जादुई बना दिया। बिल्कुल, एक ऐसा दौर जिसने रोमांस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को एक नया रूप दिया और आने वाले कई दशकों के लिए भारतीय सिनेमा की दिशा तय कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पैरेलल सिनेमा पर चर्चा करेंगे। तो ये पैरेलल सिनेमा आखिर है क्या? मतलब जब हम बॉलीवुड सोचते हैं तो दिमाग में गाने, डांस, बड़े बड़े सेट्स आते हैं। हाँ, स्विट्जरलैंड की वादियां। बिल्कुल, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उसी दौर में एक और दुनिया थी जो 1940 के दशक के आखिर से पनप रही थी। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो इस चकाचौंध से, इस एस्केपिज्म से बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल, ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका, आप कह सकती हैं, सोल पर्पस था अच्छी सिनेमा बनाना, क्राफ्ट पर ध्यान देना। हाँ, क्राफ्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना, भले ही फिल्में कमर्शियली सुपरहिट ना हो। अच्छा, तो ये एक तरह का आर्टिस्टिक रेबेलियन था, मेन स्ट्रीम सिनेमा की उस फैंटेसी वाली दुनिया के खिलाफ। एग्जैक्टली। इसे नई सिनेमा की लहर भी कहा गया। इसकी शुरुआत असल में रीजनल सिनेमा से हुई, खासकर 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम के साथ। भुवन शोम जी, इस फिल्म ने जैसे एक दरवाजा खोल दिया। ये फिल्में आर्टिस्टिक एक्सीलेंस पर फोकस करती थीं और इनका पर्सपेक्टिव बड़ा ह्यूमनिस्ट था, जो पॉपुलर सिनेमा की उस काल्पनिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये लहर आई कैसे? मतलब अचानक से डायरेक्टर्स को क्यों लगा कि हमें इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला था एक ग्लोबल ट्रेंड, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाला। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में सिनेमा का मिजाज बदल रहा था। इटली में न्यू रियलिज्म का दौर था, जहां इंसानी गलतियों, असल जिंदगी की मुश्किलों को पर्दे पर दिखाया जा रहा था, बिना किसी लाग लपेट के। बिना किसी लाग लपेट के। और इसका असर भारतीय सिनेमा पर भी पड़ा। जैसे मदर इंडिया या श्री 420 वगैरह जैसी फिल्में। वो थी तो मेन स्ट्रीम, पर उनमें सोशल प्रॉब्लम्स का जिक्र बहुत था। बिल्कुल, वो एक तरह से पुल का काम कर रही थी। दूसरा बड़ा कारण था भारत में फिल्म से जुड़े इंस्टीट्यूशंस का खुलना। अच्छा। जैसे ही 1964 में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया खुला, FTII जैसे संस्थान थे। अब लोगों के पास सिनेमा को पढ़ने, समझने और सीखने की जगह थी। मतलब अब फिल्म मेकिंग सिर्फ एक हुनर नहीं, एक पढ़ाई भी बन रही थी, एक एकेडमिक डिसिप्लिन। सही कहा। और तीसरा कारण था इंटरनेशनल एक्सपोजर, फेस्टिवल्स वगैरह। हाँ, भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होने लगे। इससे हमारे डायरेक्टर्स को दुनिया भर की फिल्में देखने को मिली, ग्लोबल सिनेमैटिक ट्रेंड्स को समझने का मौका मिला। और वो इंस्पिरेशन फिर उनके काम में भी दिखाई देने लगी। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. इस मूवमेंट के चेहरे कौन थे? सबसे बड़े नाम? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो सत्यजीत रे का है। जाहिर है। उनकी अप्पू ट्रायोलॉजी, पाथिर पंचाली, अपूर संसार और अपराजितो ने तो उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। और सिर्फ उन्हें नहीं, भारतीय सिनेमा को। हाँ, इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मैप पर रख दिया। बिना किसी शक के उन्हें ग्लोबल क्रिटिकल अक्लेम और कई अवार्ड्स मिले। दूसरा बहुत बड़ा नाम था ऋत्विक घटक का। घटक? हाँ। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, उनका फोकस था लोअर मिडिल क्लास की समस्याओं पर। अच्छा। उनकी फिल्में जैसे नागरिक, आजांत्रिक और मेघे ढाका तारा, ये सब आम आदमी के संघर्ष की कहानियां थीं। विभाजन का दर्द भी बहुत था उनकी फिल्मों में। बहुत ज्यादा। वो आपको झंझोड़ कर रख देती हैं। और उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। जी। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। बिल्कुल, भले ही वो कमर्शियली उतनी सफल ना रही हों। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या ये आंदोलन एक जैसा ही रहा या समय के साथ बदला भी? बदला, और बहुत खूबसूरती से बदला। 1980 के दशक में पैरेलल सिनेमा ने महिलाओं की भूमिका को फोरफ्रंट पर लाना शुरू किया। अच्छा, मतलब अब कहानियां औरतों के नजरिए से कही जाने लगी। हाँ, और सबसे खास बात ये थी कि कई महिला निर्देशक इस दौरान बहुत प्रसिद्ध हुईं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जी, जैसे सई परांजपे, जिनकी फिल्में थीं चश्मे बद्दूर और स्पर्श। चश्मे बद्दूर तो आज भी क्लासिक मानी जाती है, इतनी प्यारी फिल्म है वो। बिल्कुल। फिर कल्पना लाजमी थी, उनकी फिल्म थी एक पल, और अपर्णा सेन 36 चौरंगी लेन। हाँ, 36 चौरंगी लेन। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये फिल्में हमारे समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका पर चर्चा कर रही थीं, उनके अकेलेपन, उनकी इच्छाओं पर। और इस दौर को भी ग्लोबल पहचान मिली, है ना? ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ देश में ही सराही जा रही थी। हाँ, मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे ने
1989 में गोल्डन कैमरा अवार्ड जीता था कैन्स में। कैन्स में, वाह। और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो ये इस बात का सबूत था कि भारतीय पैरेलल सिनेमा की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी। तो कुल मिलाकर पैरेलल सिनेमा की ये यात्रा असल जिंदगी की कहानियों से शुरू होकर रे और घटक जैसे दिग्गजों से होते हुए 80 के दशक में महिलाओं की सशक्त आवाज तक पहुंची। एक आईना जो समाज को उसकी असलियत दिखाता रहा। एक ऐसी यात्रा जिसने भारतीय सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का आईना बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सिनेमा को अक्सर समाज का आईना कहते हैं, है ना? लेकिन क्या ये आईना हमेशा साफ होता है या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, डिस्टॉर्टेड सा? डिस्टॉर्टेड शायद सही शब्द है। खासकर जब हम भारतीय फिल्मों में औरतों के किरदारों को देखते हैं तो लगता है कि ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। कभी हम 4 कदम आगे बढ़े तो कभी अचानक रिवर्स गियर लग गया। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा। ये कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मतलब एक तरफ हमें ऐसे किरदार दिखे जो अपने वक्त से बहुत आगे थे, बहुत प्रोग्रेसिव, हाँ, और दूसरी तरफ हमें ऐसे किरदारों में जकड़ दिया गया जो बेहद रूढ़िवादी थे, मतलब डीपली स्टीरियोटिपिकल। तो आज की हमारी बातचीत इसी सफर के अलग अलग पड़ावों को समझने की कोशिश करेगी। चलिए तो फिर बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। साइलेंट मूवीज का दौर, जब डायलॉग नहीं थे, सिर्फ तस्वीरें थीं। उस दौर के डायरेक्टर्स औरतों की जिंदगी पर जो पाबंदियां थीं उन पर बहुत फोकस करते थे। सोचिए जरा, बिना एक शब्द कहे सिर्फ एक एक्ट्रेस की आंखों से, उसके हाव भाव से ये दिखा देना कि उसकी दुनिया कितनी घुटन भरी है, ये कितना पावरफुल रहा होगा। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि वो समाज की हकीकत थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दौर बहुत जल्दी बदला। 1920 से 40 के दशक में वी शांताराम, धीरेन गांगुली, बाबूराव पेंटर जैसे फिल्म मेकर्स आए। अच्छा। और वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे थे, वो सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा कर रहे थे। वो महिला मुक्ति यानी विमेंस लिबरेशन के मुद्दों पर फिल्में बना रहे थे। एक मिनट, जब आप उस जमाने में विमेंस लिबरेशन कहते हैं तो उसका मतलब आज के मतलब से काफी अलग रहा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त लिबरेशन का मतलब था सामाजिक कुरीतियों से आजादी, बाल विवाह पर रोक लगाना, सती प्रथा का अंत। ये उस जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी टॉपिक्स थे। अरे हाँ। सोचिए, समाज में ये सब चीजें नॉर्मल मानी जाती थी और तब पर्दे पर कोई डायरेक्टर कह रहा था कि ये गलत है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक तरह का सोशल एक्टिविज्म था। सही बात है। विधवा पुनर्विवाह जैसे विषय पर फिल्म बनाना उस वक्त, वो तो आज के किसी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे फिल्म बनाने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। कमाल की बात तो ये है कि आज की वर्किंग वुमन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बीज भी उसी दौर में बो दिए गए थे। मुझे याद है वर्कस्पेस में औरतों के लिए बराबरी के हक की बात भी होने लगी थी। ये तो वाइल्ड है। मतलब 1930s 40s में कोई ये कहानी लिख रहा था कि औरत का हक सिर्फ घर चलाना नहीं बल्कि दफ्तर में एक मर्द के बराबर काम करना और सम्मान पाना भी है। हाँ, और यही बात दिखाती है कि सिनेमा सिर्फ समाज को दिखा नहीं रहा था, वो उसे बदलने की, एक दिशा देने की कोशिश भी कर रहा था। कि जिंदगी सिर्फ सफेद साड़ी और एकांत पे नहीं गुजरनी चाहिए, उसे भी दोबारा घर बसाने का हक है। ये बातें आज हमें बहुत बेसिक लगती हैं, पर उस वक्त ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की मांग थी। तो इतनी जबरदस्त और प्रोग्रेसिव शुरुआत के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। 60 से 80 का दशक, ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक हैंड ब्रेक खींच दिया हो। हाँ, एक रिग्रेशन कह सकते हैं उसे। बिल्कुल, रिग्रेशन। जो आजादी और बराबरी की बातें हो रही थी वो कहीं गायब हो गई और सिनेमा अत्यधिक रूढ़िवादी हो गया। दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। पर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स इसे उस दौर की सामाजिक राजनीतिक जरूरतों से जोड़कर देखते हैं। आजादी के बाद एक आदर्श भारतीय समाज बनाने का एक जबरदस्त दबाव था। अच्छा। और इस आदर्श समाज में आदर्श भारतीय नारी की एक छवि गढ़ी गई। वो कौन थी? वो थी माँ, वो थी पत्नी, वो थी बेटी। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उसका धर्म था त्याग और बलिदान। तो सिनेमा ने बस इसी आदर्श को पकड़ लिया और उसे बढ़ा चढ़ाकर पर्दे पर दिखाया। अरे हाँ, वो आदर्श महिला यानी हीरोइन, जिसका पूरा जीवन मातृत्व और पतिव्रता के गुणगान में निकल जाता है और वो अपने परिवार के लिए बेतुके बलिदान करती है। मतलब एब्सर्ड सैक्रिफाइसेस। हाँ, मुझे तो तुरंत निरूपा रॉय जी याद आ जाती हैं। बिल्कुल। वो माँ जो खुद बीमार है, खांस रही है,
लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए आधी रात को खाना बना रही है। बिल्कुल। या वो पत्नी जो पति के बिजनेस के लिए अपने सारे गहने बेच देती है बिना एक सवाल पूछे। ये किरदार इतने ज्यादा दिखाए गए कि ये एक आर्केटाइप बन गए, एक खांचा बन गया। और इस देवी जैसी हीरोइन को और चमकाने के लिए एक दूसरा खांचा बनाया गया, वैम्प का। हाँ, वैम्प का। ये एक बहुत ही क्लेवर बाइनरी थी, या तो तुम देवी हो या तुम डायन हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। वैम्प यानी वो औरत जो सिगरेट शराब पीती है, छोटे कपड़े पहनती है, अपनी मर्जी से जीती है और अक्सर शादीशुदा मर्दों को लुभाती है। हाँ, हेलन जी के डांस नंबर्स। हाँ, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो आजाद थीं, वो अपनी शर्तों पर जीती थीं। सही। हाँ, लेकिन उस आजादी की कीमत क्या थी? उसे हमेशा बुरी औरत की तरह दिखाया गया। ये समाज को एक सीधा संदेश था, हीरोइन की तरह बनो, त्यागी और पवित्र। और वैम्प की तरह बनोगी तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। और होता भी वही था। फिल्म के अंत में वैम्प को या तो भयानक मौत मिलती थी या फिर वो हीरोइन के कदमों में गिरकर माफी मांगती थी और सुधर जाती थी। लेकिन एक मिनट, क्या हम वैम्प के किरदार को सिर्फ एक नेगेटिव नजरिए से देख सकते हैं? क्या वो अपनी शर्तों पर जीने वाली, समाज के नियमों को तोड़ने वाली एक आजाद औरत का पहला प्रतीक नहीं थी, भले ही सिनेमा ने उसे सजा दी हो? मतलब उसमें एक एजेंसी तो थी जो उस दौर की हीरोइन में बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। एक तरह से हाँ, वो एक रिबेल थी, लेकिन सिनेमा ने उसकी रिबेलियन को हमेशा सेक्सुअलाइज किया और उसे एक खतरे की तरह पेश किया। अच्छा। ये एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी जो सिनेमा के जरिए हो रही थी। दर्शकों को, खासकर महिला दर्शकों को, ये बताया जा रहा था कि समाज आपसे क्या उम्मीद रखता है। त्याग महान है और अपनी इच्छाओं को जाहिर करना पाप है। ये तो एक बहुत ही पावरफुल कंडीशनिंग थी जिसने 2 दशकों तक मेन स्ट्रीम सिनेमा पर राज किया। बिल्कुल। शुक्र है कि हर कोई एक ही ढर्रे पर नहीं चल रहा था। जब मेन स्ट्रीम सिनेमा औरतों को इन 2 खांचों में फिट करा था, तब एक समानांतर धारा बह रही थी। पैरेलल सिनेमा। हाँ, एक तरह का विद्रोह था वो। बिल्कुल, एक विद्रोह जो कह रहा था रुको, औरत एक इंसान भी होती है। सही कहा। सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या मनोरंजन करना नहीं था। उनके अंदर एक स्ट्रांग नीड थी, आप कह सकते हैं, कि विमेन्स लिबरेशन की बात को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कमर्शियल फॉर्मूलों को नकारा और भारतीय औरत की असली जिंदगी को पर्दे पर उतारा। ना कोई देवी, ना कोई वैम्प, बल्कि एक असली जीती जागती, सांस लेती हुई इंसान। बिल्कुल। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, दीप्ति नवल, उनके किरदार सोचिए, वो फिल्मों में सिर्फ हीरो के साथ पेड़ के इर्द गिर्द नाचने के लिए नहीं थीं, वो खुद कहानी थीं। सही बात है। अर्थ या भूमिका जैसी फिल्मों की औरतें, वो अपनी शादी में, अपने घर में, अपनी जगह पर सवाल उठा रही थीं। वो पूछ रही थीं कि क्या एक पत्नी होने के अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है? क्या मेरे पति का धोखा मेरी किस्मत है जिसे मुझे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए? और ये सवाल उस दौर के मेन स्ट्रीम सिनेमा में सोचे भी नहीं जा सकते थे। बिल्कुल नहीं। और इन किरदारों की खूबसूरती ये थी कि वो परफेक्ट नहीं थे। वो गलतियां करते थे, वो स्वार्थी हो सकते थे, वो कंफ्यूज्ड हो सकते थे, मतलब वो असली इंसानों की तरह थे। हाँ। श्याम बेनेगल की अंकुर या मंथन की महिला किरदार देखिए। वो ग्रामीण भारत की औरतें हैं जिनके संघर्ष शहरी वैम्प या देवी जैसी हीरोइन से बिल्कुल अलग हैं। सही। उनका संघर्ष 2 वक्त की रोटी का है, अपनी इज्जत बचाने का है, जी। जातिवाद और सामंतवाद से लड़ने का है। पैरेलल सिनेमा ने पहली बार इन अनकही कहानियों को आवाज दी। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? आज का सिनेमा औरतों को कैसे दिखा रहा है? सोर्स कहता है कि आज का दौर भी प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा है। ये शब्द मुझे भी बहुत पसंद आया। शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। हम उस ब्लैक एंड व्हाइट दौर से निकलकर एक ग्रे एरिया में आ गए हैं। हाँ, आज एक आधुनिक महिला की छवि उभर रही है। वो नौकरी करती है, बच्चे भी संभालती है और इन सबके बीच अपना एक संतुलन बनाने की जद्दोजहद में लगी है। बिल्कुल। वो एक ऐसी महिला है जो अभी भी अपनी जगह तलाश रही है और यही बात उसे आज की ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल बनाती है। हाँ, क्योंकि वो कोई सुपर वुमन नहीं है जो सब कुछ चुटकियों में कर लेती है। वो थकती है, वो परेशान होती है, वो कभी-कभी फेल भी होती है। एग्जैक्टली। और वो गलतियां कर सकती है। वो सिर्फ एक त्याग करने वाली माँ या सिर्फ एक करियर ओरिएंटेड वैम्प नहीं है। वो दोनों का मिश्रण हो सकती है या दोनों से अलग भी हो सकती है। जैसे पीकू में दीपिका पादुकोण का किरदार, वो अपने करियर पर भी ध्यान देती है और अपने जिद्दी बूढ़े पिता का भी ख्याल रखती है। वो इंडिपेंडेंट है लेकिन इमोशनल भी है। बिल्कुल। या क्वीन में कंगना रनौत का किरदार,
जो शादी टूटने के बाद अकेले हनीमून पर जाकर खुद को खोजती है। अरे हाँ, उसकी खुशी किसी मर्द के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। और इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी का किरदार याद कीजिए, एक हाउसवाइफ जिसे उसका अपना परिवार इंग्लिश न जानने के लिए कम समझता है, और वो अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वापस पाने के लिए एक सफर पर निकलती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। इन फिल्मों में हीरो कौन है? हीरो वो महिला खुद है। हाँ, उसकी कहानी किसी मर्द के इर्द गिर्द नहीं घूमती। मर्द उसकी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन केंद्र नहीं। ये 60 के दशक से एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां हीरोइन का एकमात्र मकसद हीरो को पाना और फिर उसकी सेवा करना होता था। आज थप्पड़ जैसी फिल्में बनती हैं जो एक थप्पड़ के जरिए शादी की पूरी संस्था पर सवाल उठाती हैं। राइट। या लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसी फिल्में जो अलग अलग उम्र की औरतों की दबी हुई इच्छाओं की बात करती है। ये वो बातचीत है जो अब मेन स्ट्रीम में भी होने लगी है। और इसे अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो ये बदलाव समाज में हो रहे बदलाव को भी दिखाता है। आज ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। सही। सिनेमा उसी हकीकत को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि सब कुछ बदल गया है। आज भी कई फिल्मों में हीरोइन सिर्फ एक आई कैंडी या शो पीस होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऐसे किरदार भी बन रहे हैं जो इस सोच को लगातार चुनौती दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सफर एक रोलर कोस्टर राइड जैसा ही रहा है। एक समाज सुधार का विषय बनने से लेकर एक स्टीरियोटाइप में ढलने तक, और फिर उस खांचे को तोड़कर एक असली, जटिल और मल्टी डायमेंशनल किरदार बनने तक। ये सफर दिखाता है कि सिनेमा और समाज एक दूसरे को कैसे बनाते और बिगाड़ते हैं, और ये विकास अभी भी जारी है। हाँ, जैसा कि कहा गया, हम एक प्रयोग के दौर में हैं, जिसका मतलब है कि अंतिम तस्वीर अभी बननी बाकी है। सिनेमा में औरतों को चित्रित करने का ये सफर असल में भारतीय समाज में एक औरत की जगह को लेकर चल रही एक बड़ी राष्ट्रव्यापी बातचीत का ही प्रतिबिंब है। वाह। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, पर बदल रही है। हर नई फिल्म, हर नया किरदार इस बातचीत में कुछ नया जोड़ता है। क्या ख्याल है, पर्दा अभी भी हकीकत को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और कभी कभी तो रास्ता भी दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दक्षिण भारतीय सिनेमा पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साउथ इंडियन सिनेमा कोई एक अकेली मोनोलिथिक चीज़ नहीं है। हाँ, हम जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम 5 अलग अलग अपनी अपनी पहचान वाली फिल्म इंडस्ट्रीज की बात कर रहे होते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग इन सबको एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल। और इसका स्केल कितना बड़ा है ये दिए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है। 2010 का एक आंकड़ा है, वो बताता है कि उस साल दक्षिण भारतीय भाषाओं में 723 फिल्में बनी। 723? हाँ, जबकि बाकी सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर सिर्फ 588 फिल्में बनी थी। मतलब अंतर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि क्रिएटिव आउटपुट का एक पावर हाउस है ये पूरा रीजन। सही बात है, एक फिल्म बनाने वाली मशीन की तरह। और इन 5 में भी तेलुगु और तमिल इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रोडक्शन और बजट दोनों के मामले में सबसे बड़ी हैं। अच्छा। और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो इन आंकड़ों में छुपी हुई है, वो है इनके दर्शकों का दायरा। वो कैसे? जैसे कन्नड़ और तेलुगु फिल्में ज्यादातर अपने घरेलू दर्शकों पर फोकस करती हैं। उनका कंटेंट, उनकी कहानियां सब अपने राज्य के लोगों के लिए होती है। लेकिन तमिल और मलयालम की पहुंच ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, उनकी पहुंच ग्लोबल है। उनका जो डायस्पोरा ऑडियंस है, मतलब विदेशों में बसे दक्षिण भारतीय, वो बहुत बड़ा और बहुत लॉयल है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उनके विषय शायद ज्यादा यूनिवर्सल होते होंगे, जो एक इंटरनेशनल ऑडियंस से भी कनेक्ट कर सके। खैर, इन इंडस्ट्रीज की नींव में क्या है, मतलब इनकी कहानियों की प्रेरणा कहाँ से आती है? बिल्कुल, जड़ों से ही शुरुआत हुई। खासकर तेलुगु सिनेमा में तो पौराणिक विषयों का, मिथोलॉजिकल्स का एक सुनहरा दौर रहा है। हाँ, रामायण और महाभारत की कहानियां आंध्र प्रदेश के घर घर में सुनी सुनाई जाती हैं, और सिनेमा ने बस उन कहानियों को एक विजुअल रूप दे दिया। और जब हम इस दौर की बात करते हैं तो एक नाम के बिना ये चर्चा अधूरी है, एन.टी. रामाराव। NTR? हाँ। अरे, उनके बारे में जो तथ्य हैं वो तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अपने करियर में 17 बार भगवान कृष्ण का रोल किया था। 17 बार? हाँ, ये तो ऐसा है कि एक पूरी पीढ़ी के लिए भगवान कृष्ण का चेहरा ही NTR का चेहरा बन गया होगा।
मतलब जब वो स्क्रीन पर आते होंगे तो लोग शायद श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते होंगे। बिल्कुल। और सिर्फ कृष्ण ही नहीं, राम, शिव, अर्जुन, भीम, उन्होंने हर बड़े पौराणिक किरदार को पर्दे पर जिया। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका ये जो ऑन स्क्रीन पर्सोना था वो उनकी असल जिंदगी पर हावी हो गया। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं रह गई थी, ये एक पहचान बन गई थी। और इसी छवि के दम पर वो राजनीति में भी आए। हाँ, और बेहद सफल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। लोगों के लिए वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक पूजनीय हस्ती थे, एक मसीहा जैसे। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स उनकी राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी नहीं है? क्या इस तरह की इमेज ने एक्टर्स को एक टाइपकास्ट में नहीं बांध दिया? मतलब दर्शक उन्हें किसी और रूप में शायद स्वीकार ही नहीं कर पाते थे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, ये चुनौती थी, लेकिन एनटीआर जैसे एक्टर्स की महानता इसी में थी कि वो इस छवि को अपनी ताकत बना लेते थे। अच्छा। दर्शक उनके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी देखते थे, एक नैतिक और दैवीय अधिकार। और जब वही एक्टर राजनीति में आता था तो वो अधिकार उसके साथ जुड़ जाता था। ये एक बहुत ही यूनिक कल्चरल फिनोमेना है जहां सिनेमा और राजनीति के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाए। और ये फिनोमेना सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक तो सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी हमें ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। जैसे कन्नड़ सिनेमा में यही दर्जा एक्टर राजकुमार का था। बब्रू वाहन और रामांजन्य युद्ध जैसी उनकी पौराणिक फिल्में ब्लॉकबस्टर थीं। राजकुमार कन्नड़ संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे। और तमिल में शिवाजी गणेशन? हाँ, तमिल में एपी नागराजन की तिरुविल्लयादल एक क्लासिक मानी जाती है। उसमें लेजेंडरी एक्टर शिवाजी गणेशन ने भगवान शिव का किरदार इतनी सहजता और गरिमा से निभाया कि वो यादगार बन गया। तो हर बड़ी इंडस्ट्री के पास अपना एक ऐसा लेजेंडरी एक्टर था। तो ये तो हुई सिक्के की एक बाजू, जहां पौराणिक कथाओं और भगवान की कहानियां हैं, लेकिन इन फिल्मों ने समाज की कड़वी सच्चाइयों से भी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्हें बड़ी बेबाकी से उठाया। हाँ। ये दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक बहुत मजबूत स्तंभ रहा है। एक तरफ जहां दर्शक पर्दे पर भगवान देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आसपास की दुनिया की मुश्किलें भी देख रहे थे। जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, पुनर्विवाह का मुद्दा, महिलाओं पर होने वाली हिंसा। इन फिल्मों ने ऐसे विषयों को मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया जिन पर शायद लोग खुलकर बात करने से भी कतराते थे। मतलब ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रही थीं, ये एक बहस छेड़ रही थी समाज में। जरा सोचिए, 70 के दशक में कोई परिवार फिल्म देख रहा है और पर्दे पर दहेज के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये एक तरह का सोशल कमेंट्री था जो मनोरंजन के पर्दे में लपेट कर दिया जा रहा था। और ये सिर्फ 70 के दशक की बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक 1940 से 1960 के दशक की फिल्मों में तो साफ साफ पॉलिटिकल ओवरटोन्स होते थे। अच्छा, मतलब प्रोपेगेंडा के लिए भी इस्तेमाल होती थी। हाँ, एक तरह से, जहाँ एक कहानी के जरिए आप अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सिनेमा की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक तरफ गंभीर सामाजिक मुद्दे और दूसरी तरफ कमर्शियल सिनेमा की जरूरतें, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता था? क्योंकि आखिर में तो फिल्म मेकर्स को टिकटें भी बेचनी थी। वहीं पर मसाला का तड़का लगता था। हाँ। इन गंभीर विषयों के साथ साथ प्यार, बदला, अपराध, अच्छाई बुराई की लड़ाई, पारिवारिक ड्रामा, इन सब थीम्स को भी कहानी में पिरोया जाता था। और यहीं से किरदारों का एक खास ढांचा भी उभर कर आता है। एक सेट फॉर्मूला। हाँ, एक तरह का सेट फॉर्मूला। हाँ, वो फॉर्मूला तो आज भी कई फिल्मों में दिखता है। जानकारी में बताया गया है कि एक्टर्स को मोटे तौर पे 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता था, अग्रेसिव और कॉमिकल। हाँ, यानी हीरो या तो बहुत गुस्से वाला होगा, एक्शन करने वाला, या फिर वो हंसाने वाला होगा। और जो कॉमिकल किरदार है वो अक्सर हीरो का सबसे अच्छा दोस्त होता है। ये हीरो का दोस्त वाला ट्रूप तो वो तो अमर है क्योंकि ये काम करता है। ये एक बना बनाया ढांचा था, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन और एक कॉमेडियन। हर किरदार का कहानी में एक तय काम होता था। दशकों तक ये फॉर्मूला हिट रहा, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो अब इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। किस तरह का बदलाव? सबसे बड़ा बदलाव तो महिला किरदारों को लेकर है। पहले हीरोइन का रोल अक्सर सिर्फ हीरो की लव इंटरेस्ट होने तक सीमित होता था, लेकिन अब हाल के सालों में बहुत मजबूत महिला किरदार लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। ऐसी हीरोइन जो सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं है, बल्कि कहानी को अपने दम पर आगे बढ़ाती हैं।
जिनके अपने सपने हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। ये एक बहुत जरूरी और सकारात्मक बदलाव है। किरदारों का वो पुराना डॉगमेटिक क्लासिफिकेशन अब टूट रहा है। तो इन सारी चीजों को, पुरानी कथाएं, सामाजिक मुद्दे, सेट फॉर्मूले, बदलते किरदार, इन सबको एक धागे में कौन पिरोता था? वो कौन सी शक्ति थी जो दर्शकों को थिएटर का खींच लाती थी? शायद इसका जवाब एक ही शब्द में है, सुपरस्टार्स। बिना सुपरस्टार्स के दक्षिण भारतीय सिनेमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक्टर्स नहीं है, ये कल्चरल आइकॉन्स हैं। हाँ, पहली पीढ़ी को देखें तो एमजी रामचंद्रन मतलब एमजीआर, एनटी रामाराव एनटीआर, शिवाजी गणेशन, राजकुमार, ये वो नाम हैं जिनकी लोग पूजा करते थे। एमजीआर और एनटीआर तो एक्टिंग छोड़कर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। बिल्कुल, उनके फैंस ने उनके लिए मंदिर बनवाए। ये स्टारडम नहीं था, ये भक्ति का स्तर था। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उनके गांव में जब एमजीआर की फिल्म लगती थी तो लोग सच में थिएटर के अंदर स्क्रीन पर पैसे उछालते थे। ये दीवानगी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर वो पीढ़ी आई जिसने सिनेमा को दक्षिण भारत की सीमाओं से निकालकर पूरे देश और फिर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। हाँ, रजनीकांत, कमल हासन, ममूटी, मोहनलाल, चिरंजीवी, ये वो नाम हैं जिन्होंने सिनेमा की भाषा ही बदल दी। रजनीकांत का स्टाइल एक फिनोमिनन बन गया। बिल्कुल। कमल हासन ने एक्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन की नई परिभाषा लिखी और ममूटी और मोहनलाल ने दिखाया कि नेचुरल एक्टिंग क्या होती है। सही बात है। और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। आज की पीढ़ी में अजित कुमार, महेश बाबू, जोसेफ विजय जैसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। हाँ, जबरदस्त। हर इंडस्ट्री के पास अपने सितारों की एक फौज है और इनके लिए दर्शकों की दीवानगी देखने लायक होती है। फिल्म का रिलीज होना किसी त्योहार से कम नहीं होता। सुबह 4 बजे का पहला शो, हीरो के बड़े बड़े कटआउट्स पर दूध से अभिषेक करना, हाँ, जिसे पाल अभिषेकम कहते हैं, थिएटर के बाहर पटाखे फोड़ना, ये सिर्फ एक फिल्म देखना नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जश्न है। ये दीवानगी ही इस सिनेमा की असली जान है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेट को, दक्षिण भारतीय सिनेमा एक बहुत बड़ा और विविध संसार है। एक तरफ पौराणिक महाकाव्य हैं जहां एक्टर और भगवान के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हाँ। दूसरी तरफ समाज को आईना दिखाने वाला ड्रामा है और इन सबको एक साथ लेके चलने वाली सुपरस्टार्स पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। ये सिनेमा उस क्षेत्र की संस्कृति, राजनीति और वहां के लोगों की उम्मीदों का एक जीता जगता प्रतिबिंब है। बिल्कुल। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग धाराएं, पौराणिक, सामाजिक और कमर्शियल, अक्सर एक साथ चलती हैं, कभी कभी तो एक ही फिल्म के अंदर। सही बात है। दर्शक एक ही एक्टर में भगवान भी देख लेते हैं और अपने हक के लिए लड़ने वाला एक आम इंसान भी। ये एक्टर और ऑडियंस के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ स्टारडम का नहीं है, ये बहुत गहरा, जटिल और लेयर्ड है। चलिए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हाल की फिल्मों से जुड़े विवादों पर बात करते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भारतीय सिनेमा में सेंसरशिप और विवादों की एक पूरी कहानी बताते हैं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, असल में भारतीय सिनेमा में विवादों की कहानी भारत के बदलने की कहानी है। सेंसर की कैंची सिर्फ फिल्म पर नहीं चलती, वो समाज की दुखती रग पर चलती है। तो सवाल ये है कि ये कैंची चला कौन रहा है, सरकार, समाज या हम खुद? ये बहुत बढ़िया फ्रेमिंग है, क्योंकि जब हम इन विवादों को एक लाइन में देखते हैं ना तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, एक एवोल्यूशन दिखता है। कैसा एवोल्यूशन? जैसे 90 के दशक में सेंसरशिप का फोकस था मतलब शरीर, सेक्सुअलिटी और नैतिकता पर। अच्छा। 2000 के बाद ये राजनीतिक सच्चाइयों और इतिहास पर शिफ्ट हुआ और आज विवाद की सबसे बड़ी वजह आहत भावनाएं बन गई हैं, खासकर धर्म से जुड़ी। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से हमारे समाज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक्सरे है। बिल्कुल। तो चलिए इसी एवोल्यूशन को समझते हैं। 90 के दशक से शुरू करते हैं। शेखर कपूर की 1994 की फिल्म बैंडिट क्वीन का जिक्र आता है। इसे नग्नता और अश्लील कंटेंट के आधार पर सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत शॉकिंग कदम था। मुझे याद है उस दौर में इस पर कितनी बातें होती थीं। हाँ, और ये सिर्फ न्यूडिटी का सवाल नहीं था जैसा लोग समझते हैं। ये फिल्म फूलन देवी की सच्ची दर्दनाक कहानी पर आधारित थी और इसमें जो रॉ रियलिज्म था, जो यथार्थवाद था, उसे पचाना शायद 1994 के समाज के लिए
नामुमकिन था। मतलब बहुत ज्यादा ग्राफिक थी। बहुत। फिल्म में यौन शोषण और हिंसा को जिस तरह से दिखाया गया था वो दर्शकों को अनकंफर्टेबल करने के लिए था, एंटरटेन करने के लिए नहीं। और सेंसर बोर्ड का फैसला दिखाता है कि अश्लीलता की परिभाषा कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है। सही बात है। जो आज OTT पर शायद एक ग्रिटी ड्रामा कहलाता, वो उस वक्त अश्लील था। और इसी जोन में एक और फिल्म थी, दीपा मेहता की फायर, 1996 में। इसमें 2 देवरानी जेठानी, शबाना आजमी और नंदिता दास के किरदारों के बीच समलैंगिक संबंधों को दिखाया गया था। और जो वजह बताई गई बैन करने की, वो अपने आप में हैरान करने वाली थी। क्या वजह थी? कहा गया कि ये रिश्ते अप्राकृतिक हैं, अननेचुरल। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। और यहाँ मामला सिर्फ बैन तक नहीं रुका, ये कला पर एक फिजिकल अटैक बन गया। हाँ। डायरेक्टर दीपा मेहता और दोनों लीड एक्ट्रेसेस को शिवसेना जैसे हिंदू चरमपंथी समूहों से फाड़ दिए गए। ये दिखाता है कि जब कोई फिल्म समाज के पारंपरिक परिवार के पावर स्ट्रक्चर पर या यौनिकता की स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाती है, तो प्रतिक्रिया कितनी हिंसक हो सकती है। बिल्कुल। वो अननेचुरल शब्द का इस्तेमाल ही एक कमेंट्री है कि समाज किन रिश्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये सोचना भी अजीब है ना, आज हम प्राइड मंथ मनाते हैं OTT पर, मतलब कितनी सारी LGBTQ+ कहानियां देखते हैं, और सिर्फ 25-26 साल पहले एक फिल्म के लिए सिनेमाघरों में आग लगाई जा रही थी। एग्जैक्टली। और दीपा मेहता का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी अगली फिल्म वाटर, जो 1930 के दशक में विधवाओं की जिंदगी और समाज से उनके बहिष्कार पर थी। हाँ, इसका भी बहुत विवाद हुआ था। इसकी तो वाराणसी में शूटिंग तक रोक दी गई, सेट तोड़ दिए गए। ये इस सदी के सबसे बड़े विवादों में से एक बना। वाटर का मामला ये दिखाता है कि विवाद सिर्फ पर्दे पर क्या दिखाया जा रहा है उस पर नहीं होता, बल्कि उस विषय पर भी होता है जिसे समाज देखना या स्वीकार नहीं करना चाहता। विधवाओं की दयनीय स्थिति एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कई लोग कालीन के नीचे छिपाकर रखना चाहते थे। राइट। वो फिल्म हमारे इतिहास और परंपराओं के एक स्याह पहलू पर आईना दिखा रही थी, और कुछ समूहों को वो आईना देखना मंजूर नहीं था। तो ये तो हुई समाज के अंदर की लड़ाइयों की बात, नैतिकता और परंपरा की। लेकिन कई बार विवाद की जड़ें देश की सीमाओं के बाहर या हमारी अपनी राजनीति में होती हैं, है ना? बिल्कुल। 90 के दशक के बाद जैसे जैसे देश बदला, विवादों का चेहरा भी बदला। अब लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि देश की नैरेटिव की होने लगी। नैरेटिव की लड़ाई। हाँ, इसका एक क्लासिक केस है 2013 की मद्रास कैफे, जो श्रीलंकाई गृह युद्ध पर बनी थी। जॉन अब्राहम की फिल्म। उसे श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में बैन कर दिया गया। यहाँ सेंसरशिप का कारण घरेलू नहीं था, इंटरनेशनल था। अच्छा। श्रीलंका सरकार को लगा कि फिल्म उनके पक्ष को सही ढंग से नहीं दिखाती, और इससे तमिल आबादी के साथ उनके संबंध और बिगड़ सकते हैं। ये वो मोड़ था जहां आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आमने सामने आ गए। और फिर हैं अनुराग कश्यप, जो शायद विवादों के पोस्टर बॉय रहे हैं। उनकी पहली फिल्म 5 को तो सेंसर बोर्ड ने ड्रग्स, हिंसा और अश्लील भाषा की वजह से कभी रिलीज ही नहीं होने दिया। हाँ, वो तो आज तक रिलीज नहीं हुई। और उनकी एक और फिल्म ब्लैक फ्राइडे, जो मुंबई बम धमाकों पर आधारित थी, उसकी रिलीज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक दिया था। हाँ, ब्लैक फ्राइडे का मामला बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ सेंसरशिप CBFC ने नहीं, बल्कि न्यायपालिका ने की। फिल्म लगभग एक डॉक्यू ड्रामा की तरह थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक उस केस का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, ताकि न्याय प्रक्रिया पर कोई असर ना पड़े। लेकिन ये खतरनाक प्रेसिडेंट नहीं है? इस तर्क से तो किसी भी सच्ची घटना पर बनी फिल्म को सालों तक रोका जा सकता है। बिल्कुल। कला को न्याय का इंतजार क्यों करना पड़े? और जब फिल्म आखिरकार रिलीज हुई, तब तक तो उसे देखने का कॉन्टेक्स्ट ही बदल चुका था। यही तो बहस है। ये रचनात्मक स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया के बीच एक महीन संतुलन का उदाहरण है। ये दिखाता है कि सिनेमा का प्रभाव कितना गहरा माना जाता है, कि वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। आखिरकार फिल्म रिलीज हुई, पर सालों की देरी के बाद। एक तरह से कला की जीत हुई, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। और इसी लिस्ट में परसानिया भी है, 2005 की, गुजरात दंगों पर बनी थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। एक तरफ फिल्म को देश का सबसे बड़ा सम्मान, नेशनल अवार्ड मिल रहा है, और दूसरी तरफ उसे अपने ही देश के एक राज्य गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। और यहीं पर एक तीसरे तरह की सेंसरशिप सामने आती है। तीसरे तरह की? हाँ, पहली थी CBFC की, दूसरी थी कोर्ट की, और ये तीसरी है
सेल्फ सेंसरशिप या एक अनकहा बैन। सेंसर बोर्ड ने तो फिल्म को पास कर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। थिएटर मालिकों को डर था कि फिल्म दिखाने पर उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर उन पर राजनीतिक दबाव था। तो मतलब ये सेंसरशिप से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक आदेश नहीं है जिसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकें। ये एक तरह का अदृश्य डर है जो कला को रोक देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सेंसरशिप सिर्फ एक सरकारी संस्था नहीं करती। समाज का पॉलिटिकल क्लाइमेट, बाजार की ताकतें और डर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां फिल्म कागज पर तो रिलीज हो जाती है पर दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती। ये एक साइलेंट सप्रेशन है। तो 90s में शरीर और सेक्स पर बहस थी, 2000s में राजनीति और इतिहास पर, और अब ऐसा लगता है कि आज का सबसे संवेदनशील मुद्दा धर्म बन गया है। हाँ, अब युद्ध का मैदान है आहत भावनाएं। 2014 में बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर पंजाब और हरियाणा में हंगामा खड़ा कर दिया था। हाँ, मुझे याद है। उन पर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगा था। दूसरी तरफ 2013 में कमल हासन की विश्वरूपम का मामला है। तमिलनाडु में मुस्लिम समूहों ने ये कहते हुए आंदोलन किया कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि इसमें मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ा गया है। लेकिन हाँ, दिलचस्प बात यह है कि विश्वरूपम को सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी थी। फिर भी राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर फिल्म पर 2 हफ्ते का बैन लगा दिया। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिरी फैसला किसका होना चाहिए, सेंसर बोर्ड का, जो एक संवैधानिक संस्था है, या उन समूहों का जो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं? से कभी-कभी पॉलिटिकल पावर्स इन विरोध प्रदर्शनों को कानून व्यवस्था के बहाने कला को दबाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये आहत भावना की दलील अब कला को रोकने का एक आसान हथियार बन गई है। इन सभी उदाहरणों के बाद जो एलिफेंट इन द रूम है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी हमारा सेंसर बोर्ड खुद। लोग इसे सेंसर बोर्ड कहते हैं जबकि इसका नाम सर्टिफिकेशन बोर्ड है। नाम में एक विरोधाभास है। बिल्कुल, और सोर्सेज इस पर कई गंभीर सवाल उठाते हैं। पहला, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य कैसे नियुक्त किए जाते हैं? क्या उनकी नियुक्ति में राजनीतिक दखलंदाजी होती है? क्या वे किसी खास विचारधारा, आइडियोलॉजी का पालन करते हैं? और सबसे जरूरी बात, स्वाद यानी टेस्ट, नैतिकता, मोरालिटी और सार्वजनिक भावना, पब्लिक सेंटिमेंट, इनकी परिभाषा क्या है? ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं। बिल्कुल। जो एक व्यक्ति के लिए कला है वो दूसरे के लिए अश्लीलता हो सकती है। जो एक के लिए जरूरी सामाजिक टिप्पणी है वो दूसरे के लिए भावनाओं को आहत करने वाला हो सकता है। और सोर्स ये भी कहता है कि समाज की प्राथमिकताएं और सोच समय के साथ बदलती हैं। तो क्या सीबीएफसी को इन बदलावों के साथ इवॉल्व नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली। और यहीं पर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। पारदर्शिता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जाने कि क्या काटा गया। इसका मतलब है कि सीबीएफसी अपनी वेबसाइट पर हर फैसले के पीछे की डिटेल्ड रीजनिंग पब्लिश करे। अच्छा, लेकिन अब ओटीटी के जमाने में जहां हर तरह का कंटेंट बिना सेंसर के मौजूद है, क्या सीबीएफसी जैसी संस्था अप्रासंगिक, इररेलेवेंट नहीं होती जा रही है? क्या इसका असर सिर्फ उन फिल्म मेकर्स पर पड़ रहा है जो बेचारे थिएटर में फिल्म रिलीज करना चाहते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज एक डुअल सिस्टम बन गया है। एक फिल्म मेकर जो थिएटर के लिए फिल्म बना रहा है उसे दर्जनों कट झेलने पड़ सकते हैं। वहीं ओटीटी पर उससे कहीं ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट बिना किसी रोक टोक के उपलब्ध है। इससे एक अनफेयर प्लेइंग फील्ड तैयार हो गया है। सही है। देखिए, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी ये होती है कि वहां आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को खुलकर अपनी बात कहने की आजादी हो, उन्हें दबाया ना जाए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या काटा जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि दर्शकों को सही संदर्भ और वर्गीकरण, सर्टिफिकेशन के साथ कंटेंट देखने का मौका कैसे दिया जाए। तो कैंची चलाने के बजाय रेटिंग सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर होना चाहिए। बिल्कुल। UA जैसी कैटेगरीज हैं, उन्हें और ज्यादा नुआंस्ड बनाया जा सकता है। जैसे विदेशों में होता है, वायलेंस के लिए अलग वार्निंग, भाषा के लिए अलग, सेक्सुअल कंटेंट के लिए अलग कंटेंट वार्निंग दी जा सकती है। इससे तो सबको मदद मिलेगी। बिल्कुल, इससे फिल्म मेकर की रचनात्मकता भी बची रहेगी और दर्शकों, खासकर पेरेंट्स को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिलेगी। सेंसरशिप एक पुराना राजशाही विचार है। सर्टिफिकेशन एक आधुनिक लोकतंत्र का तरीका है। हमें चुनना होगा कि हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 पर चर्चा करेंगे। ये नाम सुनने में बड़ा
भारी भरकम और ब्यूरोक्रेटिक लगता है, लेकिन असल में ये हमारे पॉप कल्चर का एक तरह से सोर्स कोड है। मतलब जो हम आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, उसकी पूरी कहानी, उसकी शक्तियां सब इसी एक्ट से निकलती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ फिल्मों से सीन काटने छाटने के बारे में नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक्ट एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क खड़ा करता है। ये उस संस्था की नींव रखता है जो हमारी फिल्मों के कंटेंट की गेटकीपर है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। तो सोर्स के मुताबिक इस एक्ट का मेन मकसद ही था CBFC का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कामकाज को डिफाइन करना। तो ये बोर्ड है क्या? मतलब इसमें कौन लोग होते हैं? क्या कोई एक सेंसर चीफ होता है जो एक गद्दी पर बैठकर फैसला सुनाता है कि ये सीन काट दो? मिसकंसेप्शन है और कई फिल्मों में इसे ऐसे ही दिखाया भी गया है, लेकिन असलियत में ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक चेयरमैन को अपॉइंट करती है और उनकी मदद के लिए एक पूरी टीम होती है। एक टीम? हाँ, जिसमें कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 सदस्य होते हैं। ये सब मिलकर फैसला लेते हैं। तो ये एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसी एक इंसान की मनमानी नहीं। अच्छा, तो ये पूरी एक कमिटी है। इससे तो एक हद तक ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती होगी क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे। लेकिन फिर इनका काम क्या है? फिल्म देखने के बाद ये करते क्या है? सिर्फ ये बताते हैं कि फिल्म अच्छी है या बुरी? नहीं, वो काम तो क्रिटिक्स का है। इनका काम है फिल्म को एग्जामिन करना और ये तय करना कि क्या फिल्म को पब्लिक एग्जीबिशन के लिए सैंक्शन किया जा सकता है या नहीं। और ये फैसला ये किस आधार पर लिया जाता है? सोर्स के मुताबिक बोर्ड को संविधान के आर्टिकल 19(2) में दिए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर कुछ पैमाने देखने होते हैं। अच्छा, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट वाला क्लॉज। एग्जैक्टली। तो बोर्ड को देखना होता है कि फिल्म देश की संप्रभुता या अखंडता के खिलाफ तो नहीं है, या उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा तो नहीं, डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ तो नहीं है। इसके अलावा एक्ट में और भी स्पेसिफिक बातें हैं, जैसे कहीं फिल्म किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब किसी राज्य या शहर के लोगों के लिए ऑफेंसिव तो नहीं है, या किसी एज ग्रुप जैसे बच्चों पर गलत असर तो नहीं डालेगी। लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाना या मोरालिटी के खिलाफ होना, ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं। एक सीन किसी को कला लग सकता है, किसी को अपमान। एक जोक किसी के लिए फनी हो सकता है, दूसरे के लिए ऑफेंसिव। तो ये बोर्ड कैसे तय करता है कि ठेस की सीमा कहाँ है? ये तो मनमानी का दरवाजा खोल देता है। और यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। सोर्स में कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं बताया गया है। ये काफी हद तक उस समय की सरकार की आइडियोलॉजी और बोर्ड में बैठे सदस्यों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी-कभी बहुत बोल्ड फिल्म्स पास हो जाती हैं और कभी-कभी एक साधारण से सीन पर भी कैंची चल जाती है। मतलब ये एक कांस्टेंट नेगोशिएशन है। और अगर बोर्ड को लगता है कि फिल्म इन पैमानों पर खरी नहीं उतर रही, तो वो सीधे फिल्म को बैन कर देते हैं? नहीं, सीधे बैन नहीं। पहला कदम होता है मॉडिफिकेशंस एंड एक्सिजन्स। मतलब बोर्ड फिल्म बनाने वालों को कहता है कि आप फिल्म में ये बदलाव कीजिए या ये सीन्स हटाइए, उसके बाद हम सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, ये तो अक्सर सुनते हैं कि सेंसर ने इतने कट्स लगा दिए। तो ये पावर इसी एक्ट से आती है। पर क्या होगा अगर फिल्म मेकर ये बदलाव करने से मना कर दे? मान लीजिए एक डायरेक्टर को लगता है कि जो सीन काटने को कहा जा रहा है वो फिल्म की आत्मा है, उसके बिना तो कहानी का मतलब ही बदल जाएगा। ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है और कई डायरेक्टर्स ने इसका सामना किया है। अगर वो बदलाव नहीं किए जाते तो बोर्ड फिल्म को पब्लिक एग्जीबिशन के लिए सैंक्शन देने से इनकार कर सकता है। मतलब? इसका सीधा मतलब है कि फिल्म थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाएगी। बाप रे, मतलब फिल्म बनाने वालों के लिए तो ये करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है। देयर एंटायर इन्वेस्टमेंट इज ऑन द लाइन। सालों की मेहनत, करोड़ों रुपए, पूरी कास्ट और क्रू की एफर्ट, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये तो बहुत ज्यादा पावर है बोर्ड के हाथों में। एग्जैक्टली। और इसीलिए ये प्रोसेस इतना विवादास्पद भी रहता है। यहाँ सोर्स में एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है जो इस पावर स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। क्या? फिल्म को सर्टिफिकेट देना सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उस सेंसरशिप को अपने अपने राज्यों में लागू करवाना ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। एक मिनट, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। सर्टिफिकेट केंद्र सरकार दे रही है पर उसे लागू राज्य सरकार करवाएगी? ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है। क्या इसका हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना है? बिल्कुल, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक क्लासिक उदाहरण है। CBFC, जो एक सेंट्रल बॉडी है, उसने दिल्ली या मुंबई में बैठकर फिल्म को पास कर दिया।
लेकिन ये सुनिश्चित करना कि बेंगलुरु या कोलकाता के थिएटर में वही वर्जन चले जो अप्रूव हुआ है, हाँ, या फिल्म दिखाने से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं पैदा हो रही, ये देखना वहाँ की राज्य सरकार का काम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर सीबीएफसी किसी फिल्म को पास कर भी दे तो भी कोई राज्य सरकार उसे अपने स्टेट में बैन कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर? ये तो एक बहुत बड़ा लूपहोल लगता है। और इसका इस्तेमाल हुआ भी है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म को नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन किसी एक या दो राज्यों ने किसी समूहों के विरोध के चलते वहां की सरकार ने उसे दिखाने से रोक दिया। तो फिल्म मेकर के लिए ये एक दोहरी लड़ाई बन जाती है। पहले सीबीएफसी से लड़ो, फिर अलग-अलग राज्यों से। और अगर फिल्म रिलीज हो भी जाती है तो उस पर एक ठप्पा लगा होता है ना, वो जो हम पोस्टर्स पर देखते हैं, यूए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये बोर्ड के फैसले का आखिरी नतीजा है। इनकी कहानी क्या है? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब 1952 में एक्ट बना तब सिस्टम बहुत सिंपल था। सिर्फ 2 कैटेगरी थी। यू यानी यूनिवर्सल एग्जिबिशन, मतलब हर उम्र का व्यक्ति देख सकता है, एक साफ सुथरी परिवार के साथ देखने लायक फिल्म। और ए यानी रिस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट ऑडियंस ओनली, मतलब सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। बड़ा सीधा साधा हिसाब था, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो सबके लिए या सिर्फ बड़ों के लिए। लेकिन सिर्फ यू और ए में तो एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो न तो पूरी तरह पारिवारिक हैं और न ही सिर्फ वयस्कों के लिए। तो इस बीच की कैटेगरी की जरूरत कब महसूस हुई? बिल्कुल, ये जरूरत 70s और 80s में महसूस हुई, जब सिनेमा और समाज दोनों बदल रहे थे। मेकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मैच्योर थीम्स पर फिल्में बना रहे थे। तब 1983 में नियमों को अपग्रेड किया गया और 2 नई कैटेगरीज जोड़ी गईं। एक थी यूए, हाँ, जिसका पूरा मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12। हाँ, मतलब बच्चों को साथ लाना है तो अपने रिस्क पर लाओ, और हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा तो सब समझता है और ले जाते हैं। फिर थिएटर में बच्चा पूछता है, पापा वो अंकल आंटी को ऐसे क्यों मार रहे हैं, और पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता। आजकल तो लगभग हर एक्शन या थ्रिलर फिल्म यूए ही होती है। यही कहा आपने। और दूसरी कैटेगरी जोड़ी गई, वो बहुत ही यूनिक थी, एस कैटेगरी। एस, ये बहुत कम देखने को मिलती है। इसका मतलब है पब्लिक एग्जीबिशन रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। स्पेशलाइज्ड ऑडियंस मतलब ये फिल्में आम जनता के लिए नहीं है, इन्हें सिर्फ किसी खास प्रोफेशन के लोग ही देख सकते हैं। जैसे कोई बहुत टेक्निकल मेडिकल फिल्म है जिसमें बहुत ग्राफिक सर्जरी दिखाई गई है, तो उसे एस सर्टिफिकेट मिल सकता है, और सिर्फ डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उसकी स्क्रीनिंग हो सकती है। अरे वाह! या कोई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री है तो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। ये अपने आप में दिलचस्प कहानी है। मतलब कानून बनाने वालों ने ये माना कि हर फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। कुछ फिल्में विशुद्ध रूप से एकेडमिक या प्रोफेशनल मकसद से बनती हैं। ये एस सर्टिफिकेट एक तरह से फिल्म को आर्ट और इन्फॉर्मेशन के एक टूल के रूप में मान्यता देता है। बिल्कुल, ना कि सिर्फ एक मास मार्केट प्रोडक्ट के रूप में। सोर्स में स्पेसिफिक फिल्मों के नाम तो नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी उन एजुकेशनल या साइंटिफिक फिल्मों के लिए बनाई गई थी जिनका मकसद मनोरंजन नहीं बल्कि जानकारी देना है। ये इस एक्ट का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पहलू था जिसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। समझ गया। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई डायरेक्टर सीबीएफसी के फैसले से खुश नहीं है। बोर्ड ने कहा 10 कट लगाओ, पर डायरेक्टर को लगता है कि ये उसकी क्रिएटिव फ्रीडम के खिलाफ है। तो क्या उसके पास कोई और रास्ता है, या उसे बोर्ड की बात माननी ही पड़ेगी? नहीं, उसे बात माननी ही पड़े ऐसा नहीं था। इसी स्थिति के लिए एक्ट के सेक्शन 5D के तहत एक बॉडी बनाई गई थी, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेंट ट्राइब्यूनल, यानी FCAT। एपेलेंट ट्राइब्यूनल, ये नाम सुन के तो कोर्ट जैसा लग रहा है। मतलब ये सीबीएफसी से ऊपर की एक अथॉरिटी थी, एक तरह की अदालत। सेंसर बोर्ड के फैसले से नाखुश हैं वो यहाँ अपील कर सकें। FCAT CBFC के फैसले की फिर से जांच करता था और अपना फैसला सुनाता था, जो CBFC पर बाध्यकारी होता था। तो ये फिल्म मेकर्स के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। बिल्कुल। अगर उन्हें लगता कि सीबीएफसी उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है या उनके आर्टिस्टिक विजन को नहीं समझ रहा है, तो उनके पास खटखटाने के लिए एक और दरवाजा था। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस था सिस्टम में, नहीं तो सीबीएफसी की पावर तो एब्सोल्यूट हो जाती। एग्जैक्टली। और FCAT ने सालों तक ये भूमिका निभाई भी। सोर्स बताता है कि कई ऐसी फिल्में जिन्हें CBFC ने बहुत सारे कट्स के साथ पास किया था या रिलीज करने से ही मना कर दिया था, उन्हें FCAT ने हरी झंडी दिखाई।
ये फिल्म मेकर्स को उम्मीद देता था कि उनकी आवाज सुनने के लिए एक और अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये एक्ट एक ढांचा तो देता है, लेकिन सोर्स को पढ़कर एक बात साफ होती है। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान की कहानी है। एक तरफ फिल्म मेकर की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, दूसरी तरफ समाज के नैतिक मापदंड और सरकार का नियंत्रण। और शायद सोचने वाली बात यह है कि 1952 में बने ये नियम, जब ना इंटरनेट था ना OTT प्लेटफॉर्म्स, आज के दौर में कितने प्रासंगिक रह गए हैं। ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये 1952 का एक्ट सिर्फ सेंसरशिप के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश करता है। बोर्ड कैसे बनेगा, उसके सदस्य कौन होंगे, सर्टिफिकेट की कैटेगरी क्या होंगी, और सबसे जरूरी, अगर आप फैसले से सहमत नहीं है तो अपील का मैकेनिज्म क्या होगा। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर इंडियन सिनेमा दशकों तक चला है। बिल्कुल, ये वो ढांचा है जिसके अंदर हमारी फिल्में बनती हैं और हम तक पहुंचती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में सेंसरशिप पर चर्चा करेंगे। जब हम थिएटर में कोई फिल्म देखते हैं तो अक्सर क्रेडिट्स में एक सर्टिफिकेट आता है, UA या A। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सर्टिफिकेट देता कौन है? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की कहानी क्या है? आज हमारे पास जो दस्तावेज है वे हमें इसी दुनिया में ले जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC की कार्यप्रणाली, इसमें सुधार की बातें और एक राष्ट्रीय फिल्म नीति की जरूरत क्यों है। और ये सिर्फ कुछ सीन काटने या ना काटने की बात नहीं है। ये एक पूरा ढांचा है जो तय करता है कि एक निर्माता की रचनात्मकता दर्शकों तक किस रूप में पहुंचेगी। ये कला, समाज और सरकार के बीच के उस जटिल रिश्ते को भी दर्शाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस संस्था से जो इस सबके केंद्र में है, CBFC। तो इस पूरी व्यवस्था की जो मुख्य संस्था है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम आमतौर पर सेंसर बोर्ड कह देते हैं। हाँ, सेंसर बोर्ड। इसकी स्थापना 1950 के आसपास हुई थी, लेकिन इसका मौजूदा नाम 1952 के एक्ट के तहत आया। और ये सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन काम करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्यालय भले ही मुंबई में हो, लेकिन इसका काम सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय सिनेमा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी जैसी कई जगहों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और इनके सर्टिफिकेट के बिना कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं दिखाई जा सकती। तो एक तरह से ये गेटकीपर हैं। बिल्कुल। और इस बोर्ड में होता कौन है? क्या सच में कोई सरकारी बाबू बैठकर फिल्में देखता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। इसकी संरचना कागज पर तो मतलब काफी सोची समझी है। इसमें एक अध्यक्ष मतलब चेयरमैन और कई सदस्य होते हैं जिन्हें सरकार 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए नियुक्त करती है। अच्छा। आमतौर पर ये सदस्य फिल्म उद्योग से जुड़ी जानी मानी हस्तियां या दूसरे बुद्धिजीवी होते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि उन्हें कला और रचनात्मकता की समझ होगी। उम्मीद तो यही की जाती है। मतलब अगर किसी फिल्म मेकर को बोर्ड के फैसले से आपत्ति हो तो क्या होता है? क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इसके लिए एक 2 टियर कमेटी सिस्टम है। ओके। पहले मामला एग्जामिनिंग कमेटी के पास जाता है, और अगर वहां भी मतलब सहमति नहीं बनती तो फिर रिवाइजिंग कमेटी के पास अपील की जा सकती है। तो एक तरह का आंतरिक अपील तंत्र है। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ एक और चीज है जो बहुत दिलचस्प है। ये नियम सिर्फ भारतीय फिल्मों पर ही लागू नहीं होता। भारत में आयात की जाने वाली विदेशी फिल्मों को भी CBFC से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। हाँ। यहाँ तक कि अगर कोई फिल्म एक भाषा से दूसरी भाषा में डब की जाती है तो उसे भी एक नया सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल, और इसका कारण ये सुनिश्चित करना है कि भाषा बदलने से संवादों का मतलब आपत्तिजनक ना हो जाए। अच्छा। सोचें, किसी तमिल फिल्म का कोई मजाक है, वो हिंदी में आकर शायद किसी समुदाय का अपमान न बन जाए। सही बात है, संदर्भ बदल जाता है। हाँ, संदर्भ बदल जाता है। हालांकि इसमें एक अपवाद है, दूरदर्शन। हाँ, दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों को CBFC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सरकार का आधिकारिक प्रसारक है और उसके अपने नियम हैं। ओके। और टीवी प्रोग्राम और सीरियल भी इसके दायरे से बाहर हैं। उस समय के साथ ये महसूस किया गया कि सेंसरशिप के नियम पुराने हो रहे हैं। बिल्कुल। तो 2016 में सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका काम था फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए नए मानदंड बनाना जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखे और कलात्मक स्वतंत्रता मतलब आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए पर्याप्त जगह दें। और क्या है कि इस समिति का सबसे बड़ा सुझाव था, और वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। क्या था? उन्होंने कहा कि CBFC को सिर्फ एक फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी होना चाहिए, ना कि सेंसरशिप बॉडी। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है।
बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि बोर्ड का काम कैंची चलाना नहीं है, बल्कि फिल्म को उसकी सामग्री के आधार पर अलग-अलग आयु समूहों के लिए वर्गीकृत करना होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब बोर्ड ये बताए कि फिल्म किस उम्र के दर्शक के लिए उपयुक्त है, ना कि ये तय करे कि दर्शक को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रेणियों मतलब कैटेगरीज को और ज्यादा विस्तृत करने का सुझाव दिया। जैसे यूए श्रेणी को 2 भागों में बांटा जाए, यूए 12+ और यूए 15+। अच्छा, ये तो वीडियो गेम या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की रेटिंग जैसा लग रहा है। हाँ, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। इसी तरह ए मतलब अडल्ट श्रेणी में भी 2 उप श्रेणियां हों, ए और एसी। एसी मतलब अडल्ट विथ कॉशन, जो शायद अत्यधिक हिंसा या डिस्टर्बिंग कंटेंट वाली फिल्मों के लिए हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और बोर्ड के सदस्यों की भूमिका के बारे में क्या कहा गया? समिति में सिफारिश की कि अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को सिर्फ एक मार्गदर्शक मतलब एक गाइडिंग मैकेनिज्म की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब उन्हें फिल्मों के सर्टिफिकेशन के रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ताकि वो विवादों से दूर रहें। हाँ, अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो ये कदम बोर्ड को विवादों और राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए ही था। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन और फॉर्म को सरल बनाने जैसे व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए थे, ताकि प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। हमारी जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन क्या हमारे पास इस विशाल उद्योग के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई नेशनल फिल्म पॉलिसी है? लेकिन दूसरी तरफ फिल्मों की सामग्री पर सरकार का कठोर नियंत्रण है। सही। एक राष्ट्रीय नीति इस सरकारी हस्तक्षेप की सीमा तय कर सकती है ताकि उद्योग का सतत विकास हो सके। और क्षेत्रीय सिनेमा का मुद्दा भी तो है। अक्सर अच्छी रीजनल फिल्में मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा के सामने दब जाती हैं। बिल्कुल दब जाती हैं। एक नीति उन्हें बराबरी का मंच प्रदान करने में मदद कर सकती है। राइट। और एक राष्ट्रीय नीति और भी कई चीजों में मदद कर सकती है। जैसे? पहला तो है शिक्षा। FTII जैसे और फिल्म स्कूल खोलने को बढ़ावा देना। दूसरा, वैश्विक प्रचार। भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक दिशा निर्देश तैयार करना, जैसे आज कोरियन सिनेमा कर रहा है। बिल्कुल। तीसरा, आधुनिकीकरण, कंटेंट के डिजिटलीकरण मतलब डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहन देना। और चौथा, जो सबसे बड़ी समस्या है, पायरेसी। हाँ, पायरेसी। इंटरनेट के जरिए होने वाली पायरेसी इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। और इसके खिलाफ कड़े दंडात्मक और मौद्रिक कार्रवाई के लिए कानूनों में संशोधन करना बहुत जरूरी है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो फिल्म बनाने से लेकर उसे दर्शकों तक सुरक्षित पहुंचाने तक हर पहलू पर ध्यान दे। बिल्कुल। तो हमने देखा कि फिल्म सेंसरशिप सिर्फ कुछ दृश्यों को हटाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पूरी संस्थागत संरचना है, नियम है और सुधार की एक लंबी बहस है। एक तरफ रचनात्मक स्वतंत्रता की जरूरत है तो दूसरी तरफ सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने का दबाव। और ये चर्चा हमें एक बड़े विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? आज के दौर में जब हर तरह का कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पर बिना किसी खास सेंसरशिप के आसानी से मौजूद है, हाँ, ये तो है, तो क्या सिर्फ सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों पर इतनी कड़ी निगरानी रखना प्रासंगिक है? क्या ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो टेक्नोलॉजी और दर्शकों की बदलती समझ से मतलब काफी पीछे रह गया है? ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि नितिन सिंघानिया की भारतीय कला और संस्कृति पर हमारी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द UPSC पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।